नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक आपदा प्रबंधन के दूसरे अध्याय आपदा के जोखिम का प्रबंधन एवं शमन का बोध के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपदा को रोका नहीं जा सकता, परंतु उसके द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सकता है और आपदा की हानियों को कम करने के तरीकों को ही हम प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन का अर्थ हुआ कि आपदा आने से पूर्व, आपदा आने के दौरान और आपदा आने के बाद किए गए वे सभी उपाय जिनसे आपदा से होने वाली हानि कम हो जाती है, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। भारत में 2004 में आपदा प्रबंधन के लिए नीति बनाई गई थी। शमन किसे कहते हैं? किसी भी घटना की तीव्रता को कम कर देना शमन कहलाता है। यह किसी मानवीय हानिकारक घटना को रोकने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, चक्रवात या भूस्खलन को मानव नियंत्रित नहीं कर सकता, फिर भी उचित उपाय करके उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं और इसी को हम आपदा शमन कहते हैं, जो कि आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जो अभी तक मानव ने विकास किया है, आपदा आने के बाद उसको नष्ट कर देती है और आगे विकास करने के रास्तों को कई वर्षों के लिए अवरुद्ध कर देती है, क्योंकि वह व्यक्ति के उपलब्ध संसाधनों को नष्ट कर देती है। इसलिए आपदा विकास की सबसे बड़ी शत्रु मानी जाती है। हमारा देश एक विशाल देश है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पर्वत, विशाल नदियां, मैदान और समुद्र तट है, जहां पर हमेशा मनुष्य के लिए प्रकृति की ओर से चुनौतियां प्रस्तुत की जाती रहती हैं और कुछ चुनौतियां मनुष्य के द्वारा किए गए अभी तक के विकास को नष्ट करके उसके विकास को अवरुद्ध कर देती है। इन घटनाओं के इसी विनाशकारी तांडव को कैसे हम कम से कम कर सकें? उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा भूकंप जोन 5 में है। यहाँ पर भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ आना, सड़कें टूटना, ये हर वर्ष होता है। इससे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के बहुत जान माल की हानि होती है। जैसे हम विकास की गति तेज कर रहे हैं, उसी प्रकार से भूस्खलन, सड़कें टूटना, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति भी बार बार हो रही है। अभी 2013 में केदारनाथ घाटी में एक बहुत विनाशकारी आपदा आई, जिसने केदारनाथ घाटी में बहुत से छोटे बड़े गांव और शहरों को अपने आगोश में ले लिया। 16-17 जून 2013 को आई इस आपदा ने भयानक रूप धारण किया और इस पूरी घाटी के में रहने वाले लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। अनुमान के अनुसार लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई हजार घर इस आपदा में तबाह हो गए, जिनका आने वाले कई वर्षों तक का जीवन कष्ट में हो गया है। प्राकृतिक आपदाओं से क्षणों में हुई तबाही को पूरा करने के लिए वर्षों का समय लग जाता है। जोखिम हस्तांतरण का अभिप्राय है कि जिस क्षेत्र में आपदा आती है, वे लोग सीधे सीधे आपदा से प्रभावित होते हैं। विकासशील देशों में इस कार्य के लिए बीमा कंपनियां आगे आती हैं, क्योंकि वहां पर अधिकांश वस्तुओं का बीमा कराया जाता है, परंतु भारत जैसे विकासशील देश में बीमा बहुत कम लोग कराते हैं और ऐसी स्थिति में आपदाग्रस्त क्षेत्र से बाहर के लोगों का ये दायित्व बन जाता है, ये मानवीय दायित्व बन जाता है कि यदि वे उनको सहयोग प्रदान करें तो उनका जीवन शीघ्रता से अपनी सामान्य स्थितियों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है, अन्यथा उनको वर्षों लग जाते हैं उठने के लिए। आपदा प्रबंधन करने के लिए 3 घटक माने जाते हैं। सबसे पहले जोखिम का पता लगाना, दूसरा जोखिम को कम करना और तीसरा जोखिम का स्थान करना। जोखिम का पता लगाना, इसके लिए अंतर्गत समुदाय पर आने वाली आपदा का मूल्यांकन किया जाता है तथा विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव की पहचान की जाती है। मूल्यांकन के लिए भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। समुदाय को आने वाले खतरे से सजग किया जाता है। नंबर 2, जोखिम को कम करना।
जोखिम युक्त स्थानों पर ही आपदा का अधिक असर होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ये देखें, जिस स्थान पर हम रहते हैं, क्या वह जोखिमपूर्ण है? क्या वह नदी के किनारे है, भूकंप क्षेत्र में है, या हमारा निर्माण भूकंपरोधी नहीं है? इसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी, तभी आपदा से होने वाली हानि कम हो जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए ज़रूरी है कि प्राकृतिक वस्तुओं से या परिस्थितियों के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ न करें, और जो भी संरचनात्मक कार्य हम वहाँ कर रहे हैं, वह प्रकृति के अनुरूप ही किया जाए। आपदा का न्यूनीकरण कैसे किया जाए? इसके उपायों को हम 3 भागों में बाँट लेते हैं। पहला, आपदा आने से पहले, आपदा आने के दौरान और आपदा आने के बाद। सबसे पहला आता है आपदा आने से पूर्व। यदि हमें यह मालूम है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, यहाँ पर किस-किस प्रकार की आपदा आ सकती है, तो हमें उसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि आपदा आ गई है, आपदा के अनुरूप अपना और अपने लोगों का बचाव करें। आपदा आने के बाद, तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम आपदा आने के बाद जिन लोगों पर आपदा आ गई है, उन लोगों को किस प्रकार से शीघ्र से शीघ्र सहायता पहुँचा सकते हैं। क्योंकि जितना जल्द हम उनको सहायता पहुँचाएँगे, उतना ही उनके जीवित रहने का और कम हानि होने की संभावना रहती है। उसके लिए भी हमें बाढ़ के लिए, भूकंप के लिए, आग लगने के लिए, भूस्खलन के लिए, हर प्रकार की आपदा के लिए अलग-अलग प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। धैर्य के साथ कम से कम हानि पहुँचाते हुए हमें लोगों को सहयोग करना चाहिए। आपदा से पूर्व संपूर्ण समुदाय को पता होना चाहिए कि इस आपदा से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। हमें आपदा रोधी भवन बनाते समय उसके कंक्रीट और उसके ढांचे तथा उसके नक्शे के बारे में प्रशिक्षित इंजीनियर से सलाह लेनी चाहिए और उन्हीं के अनुसार निर्माण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की आपदा आने पर संचार के साधन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उस क्षति को कम करने के लिए सहयोग मांग सकते हैं। आपदा के समय घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। घायल और मलबे में दबे हुए फंसे लोगों की सूचना आप लोगों को दे सकते हैं और उसके लिए सहायता मंगा सकते हैं। यातायात के साधनों के द्वारा और सूचना तंत्रों के द्वारा आप दवाइयाँ, खाने का सामान और दूसरी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा सकते हैं। आज संचार के साधनों का बहुत विकास हुआ है, इसलिए आप मोबाइल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, नेट के द्वारा आप अपनी सूचनाएं तुरंत दूर तक भेज सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को अपनी सहायता के लिए आसानी से बुला सकते हैं। आपदा प्रबंधन का कार्य स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, परंतु आपदा आने के बाद ये सभी समूह मिलकर कार्य करते हैं, क्योंकि सभी का उद्देश्य आपदा में होने वाले जोखिम को कम से कम करना होता है और इस प्रकार से एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन के कार्यों को देखते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल या मंत्रियों का समूह और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति और आपदा प्रबंधन समूह इन चीजों को देखते हैं। किसी भी राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार सबसे पहले कार्य करती है। उसी प्रकार से आपदा प्रबंधन के समय में भी राज्य सरकार केंद्र की सहायता लेकर और अपने संसाधनों के द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचने का कार्य करती है। इसके लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर कमेटी बनाई जाती है और आपदा प्रबंधन संबंधी सभी कार्यों का संचालन आपदा प्रबंधन सचिव करते हैं। तीसरे है स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार के निर्देशों और केंद्र सरकार के सहयोग को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ही सबसे पहली इकाई है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सामग्री पहुंचाना, उनको पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता देना, मदद करना, ये सब कार्य स्थानीय शासन के द्वारा ही किया जाता है। किसी भी आपदा के समय विशेष बात है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र के पास के ही लोग सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा सहायता कर सकते हैं।
इसलिए हमें अपने आसपास के लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे कि आने वाली आपदाओं का कम से कम प्रभाव हो और हमारे लोगों की अधिक से अधिक जान और माल की रक्षा हो सके। तो उस स्थान पर रहने वाला समुदाय है, वही अपने लोगों की जान माल की रक्षा सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है। धन्यवाद।